Hello everyone, a very warm welcome to all of you in our channel, the Biology channel. In this video, I am going to talk about antagonists and agonist of GPCR. So पिछली वीडियो में हमने बात की थी GPCR की, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, उसके इनिबिटरी, स्टिमुलेटरी एंड GQ सिस्टम की, जिसमें हमने IP3 और डैग सिग्नलिंग पाथवे की बात की थी। अब यहाँ पर मैं कुछ एंटागोनिस्ट ऑफ GPCR एंड एगोनिस्ट ऑफ GPCR की बात करूँगा। तो ये लेक्चर बेसिकली फार्मास्यूटिकल मेडिसिन ओरिएंटेड होगा। सो अगर आप सिर्फ CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो यू कैन स्किप दिस लेक्चर, बट अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जानना है तो इस लेक्चर को पूरा देखिए। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और थोड़ा सा एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं GPCR की। हमने बात की थी जी प्रोटीन कबल्ड रिसेप्टर होते हैं इनको। ये कई सारे हमने GPCR रिसेप्टर्स की बात भी की थी, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। सो फिर हम बात करते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की। एगोनिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं जो किसी रिसेप्टर पे बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें हम एगोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट बाइंड करते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं उस एक्टिविटी को शो करने के लिए। बट एंटागोनिस्ट जो होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं, ये वो ड्रग्स होते हैं जो किसी रिसेप्टर पे बाइंड करके उसकी फंक्शनिंग को इनहिबिट करते हैं। तो अब एंटागोनिस्ट ऑफ GPCR के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो GPCR के एंटागोनिस्ट हैं, ये कुछ ड्रग्स हैं बेसिकली, जिनका यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में, जिनका हम डिफरेंट डिजीज़ेस को, डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। और उनकी उनकी मैकेनिज्म रिसेप्टर्स को इनहिबिट करके या एक्साइट करके होती है। सो सबसे पहले हमने बात किया था एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी रिसेप्टर्स की। सो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स वो होते हैं जिनमें कोई न्यूरोट्रांसमीटर या किसी भी तरह का लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो उनको एक्साइट करता है, उस रिसेप्टर की फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करता है, तो उसे हम एक्साइटेटरी रिसेप्टर कहते हैं। और उस न्यूरोट्रांसमीटर या उस लाइगेंड को एक्साइटेटरी लाइगेंड मॉलिक्यूल कहते हैं। सो बेसिकली ये मैकेनिज्म न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम अक्सर न्यूरोट्रांसमीटर जो लाइगेंड होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो यहाँ पर जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर जब कोई भी लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो एक्साइट करता है सिस्टम को, वो सिग्नलिंग पाथवे को एक्साइट करता है, स्टिमुलेट करता है, और उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जबकि इनहिबिटरी सिस्टम में उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग डिक्रीज होती है, लेसर होती है। तो उसे हम एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी रिसेप्टर को हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट, उन ड्रग्स के बारे में जानेंगे जो GPCR, जो जी प्रोटीन कबल्ड रिसेप्टर हैं, उनको इनहिबिट करते हैं। सो एट्रोपिन, इसको स्कोपोलामिन, पायरेंजीपिन, ये ड्रग जो हैं ये एंटागोनिस्ट हैं GPCR के। कौन से GPCR के? मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, मस्कैरिन मैंने बताया था कि जो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स वो आयन चैनल थे, वो GPCR नहीं थे, लेकिन जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो GPCR होते हैं। उनकी फंक्शनिंग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की तरह होती है। तो इनको जो इनहिबिट करते हैं, उनके एंटागोनिस्ट हैं वो एट्रोपिन, स्कोपोलामिन एंड पायरेंजीपिन है। ये पायरेंजीपिन जो होता है, ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो हमारी स्टमक की पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको इनहिबिट करता है, और उनको गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करने के लिए स्टिमुलेट करता है। क्यों? अब गैस्ट्रिक एसिड, जो गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहे थे, वो कम हो जाए, तो पायरेंजीपिन यूज किया जाता है वहाँ पे। कई बार क्लिनिकल कंडीशन में जब गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये ड्रग यूज की जाती है, पायरेंजीपिन। एंड एट्रोपिन जो है ये हमारी प्यूपिल्स को डायलेट करने में डायलेट करता है प्यूपिल्स को, और एंड स्कोपोलामिन होती है उसको प्रिवेंट करता है। सो ये सब मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट थे, जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर थे जो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर के कॉलिनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप के थे, निकोटिनिक और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे वो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर थे, जबकि जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स थे वो GPCR थे। तो यहाँ पे मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के हमने एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा, एट्रोपिन, स्कोपोलामिन
एंड पायरेंजीपिन। जो क्लिनिकल जो पर्सपेक्टिव और क्लिनिकली ओरिएंटेड कुछ एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी कभी डायरेक्ट ड्रग का नाम पूछ लेते हैं, और अगर नहीं भी पूछते हैं ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को डील कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे दूसरे तरह की हम बात करते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के ब्लॉकर को या फिर एंटागोनिस्ट को। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर मैंने बताया था 5 तरह के थे, अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 एंड मॉडिफाइड बीटा 1 दैट इज बीटा 3। तो 5 तरह के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हमने पढ़े थे। उन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में कुछ नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर होते हैं और सिलेक्टिव ब्लॉकर होते हैं। नॉन सेलेक्टिव मतलब जो बिना जो एक पूरे हर तरह के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, और जो सिलेक्टिव ब्लॉकर होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स में फिनॉक्सी बेंजामिन एंड फेंटोलामिन ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स हैं। ये अल्फ़ा जो अल्फ़ा रिसेप्टर होते हैं, जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इनको ये सबको ब्लॉक कर देते हैं ये। और जो फिनॉक्सी बेंजामिन है ये ब्लॉक करते हैं अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को, ये दोनों को ब्लॉक करते हैं। बट जो अल्फ़ा 2 ये और केमिकल है, ये एक और ड्रग है यूहेम्बाइन सिर्फ अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। और जो प्रोजोसिन है ट्रोजोसिन, ये दो ड्रग हैं, ये सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर हैं, ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो फिनॉक्सी बेंजामिन एंड फेंटोलामाइन ये नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, जबकि यूहेम्बाइन ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर का ब्लॉक करता है, और ट्रेजोसिन ये सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स हैं। तो ये हमने एंटागोनिस्ट डिस्कस किए एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा ब्लॉकर बेसिकली। अब हम बीटा की बात करते हैं, तो इसमें प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एसिबिटोलॉल, इस्मोलॉल, ये सब बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 तीनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। ये इनमें से ये डिफरेंट रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं, बीटा 1 को, बीटा 2 को या बीटा 3 को। और जिसमें प्रोपेनोलॉल है, ये जो प्रोपेनोलॉल है ये तीनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, ये इनका एंटागोनिस्ट ये प्रोपेनोलॉल ये तीनों को कॉमन एंटागोनिस्ट है। जबकि प्रोपेनोलॉल, मेट्रोप्रोलॉल, बिटोलॉल, स्मोलॉल ये बीटा 1 बीटा 2 या बीटा 3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। और इसमें एटीमोलॉल ये बीटा 1 भी बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है, ये सिलेक्ट करके सिर्फ बीटा 1 को ही ब्लॉक करता है। हम बात करते हैं पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इसमें जो सब्सटेंसिया नाइग्रा ये सब्सटेंसिया नाइग्रा ये हमारे मिड ब्रेन का रीजन होता है। यहाँ पे गैंग्लिया होता है, बेसल गैंग्लिया ऑफ मिड ब्रेन। सो ये जो पार्ट होता है मिड ब्रेन का, ये रिलेटेड रहता है रिवॉर्ड और मूवमेंट से। ये रिवॉर्ड बेसिकली क्या है, रिवॉर्ड हमारी बॉडी में वो सिस्टम है कि जब हम कोई प्लेजर का काम करते हैं, प्राइमरी रिवॉर्ड एक्टिविटी करते हैं, तो हमको हमारे बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, हमको प्लेजर फील होता है, हमको अच्छा लगता है। तो वो पार्ट जो होता है वो सब्सटेंसिया नाइग्रा जो ये बेसल गैंग्लिया होता है मिड ब्रेन का, ये कंट्रोल करता है। तो अब जब क्या होता है कि जब इस हिस्से की न्यूरॉन्स डिजनरेट होने लगती हैं, इन न्यूरॉन्स को डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि यही न्यूरॉन डोपामिन भी रिलीज करती हैं, और ये न्यूरॉन्स डोपामिन को बाइंड करके फंक्शनिंग भी करती हैं। सो डोपामिनर्जिक, इनमें डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होती हैं। तो ये न्यूरॉन्स डिजनरेट होने लगती है, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है पार्किंसन डिजीज़। तो पार्किंसन डिजीज़ में न्यूरॉन्स डिजनरेट होती हैं सब्सटेंसिया नाइग्रा रीजन की, जो मिड ब्रेन का एक बेसल गैंग्लिया है, और ये गैंग्लिया रिलेटेड होता है रिवॉर्ड और मूवमेंट से। सो जो हमारी बॉडी में जब मूवमेंट में कई तरह के चेंज हो जाते हैं, हम लोग सही से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इस बीमारी से पीड़ित लोग मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इसमें एकाइनेसिया कंडीशन होती है। एकाइनेसिया वो कंडीशन होती है जब हम अपने हाथ पैर या अपने जो चाह करके जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं उनको हम नहीं कर पाते हैं। एंड डिस्काइनेसिया में मतलब जो हमारे इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हैं वो नहीं हो पाते हैं सही से। एंड ट्रेमर्स एक तरह से कांपना या झटके होते हैं जो अक्सर पैर में या फिर हाथों में वो लगते हैं इन डिजीज़ के पीड़ितों को। और रिजिडिटी, कई ये जो बोन हमारी जो
ये बैकबोन है, ये रिजिड हो जाती है, झुक जाती है, बेंट हो जाती है हल्का सा। तो ये सब जो लक्षण हैं, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं, ये सब सिम्टम्स, ये पार्किंसन डिजीज़ से रिलेटेड होते हैं। और पार्किंसन डिजीज़ में जो न्यूरॉन्स होती हैं वो डिजनरेट होने लगती हैं। और मिड ब्रेन की एक बेसल गैंग्लिया है जिसको सब्सटेंशिया नाइग्रिया नाम देते हैं, वहाँ की न्यूरॉन्स डिजनरेट होती हैं और इससे रिवॉर्ड और मूवमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। और मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट काफ़ी अफेक्टेड होता है, जिसमें एकाइनेसिया, डिस्काइनेसिया, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ये सब उसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अब फिर हम बात करते हैं एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट वो केमिकल्स हैं, वो ड्रग्स हैं जो किसी रिसेप्टर पर बाइंड करके उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको एक्साइट करते हैं। तो इस तरह के, तो कुछ रिसेप्टर जो प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर हैं, प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर ये हमारी बॉडी में लगभग सारे टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, फाउंड इन ऑल मेमोरियन टिश्यूज़। ये हार्ट, किडनी, ये सारे टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। और ये बेसिकली रिलेटेड होते हैं लर्निंग से, मेमोरी से, एंड लोकोमोशन एंड फीडिंग बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ये मेमेलियन टिश्यू में पाए जाते हैं। लर्निंग, मेमोरी, लोकोमोशन, फीडिंग, बिहेवियर एंड स्लीप, ये इन सब में इन सबको कंट्रोल करते हैं, इन सब में से रिलेटेड होते हैं। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, ए टाइप प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर एंड पी टाइप। तो जो ए टाइप प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर होता है ये एडिनोसिन से सेंसिटिव होता है। और जो पी टाइप प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर होता है ये एटीपी सेंसिटिव होता है। तो जो ए टाइप प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर है ये डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। और ये एडेनोसिन मॉलिक्यूल ये कब बनते हैं, ये तब मॉलिक्यूल बनता है जब सेल कोई मेटाबॉलिज्म शो करती है। तो ये सेल का एक तरीका होता है सिग्नलिंग का, उसके जो मेटाबॉलिज्म का रेट है, मेटाबॉलिक रेट है, उसको शो करने का ये एक तरीका होता है सेल्स का। तो इट इज सेल्स वे ऑफ सिग्नलिंग द मेटाबॉलिक रेट। तो ये जो प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर हैं दो टाइप के होते हैं, ए टाइप प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर एंड पी टाइप प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर। ए टाइप प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर एडेनोसिन सेंसिटिव होता है जबकि पी टाइप एटीपी सेंसिटिव होता है। ये सारी मेमेलियन टिश्यूज में पाए जाते हैं एंड दीज आर इम्प्लिकेटेड इन लर्निंग, मेमोरी, लोकोमोशन, फीडिंग बिहेवियर एंड स्लीप। तो ये हमने बात की प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर की। अब हम बात करते हैं गाबा रिसेप्टर की। रिसेप्टर्स फॉर गाबा। गाबा एक अमीनो एसिड है, ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, इसको हम गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड भी कहते हैं। तो गाबा का मतलब होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा। तो गाबा के रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं ये न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत ही एक्सेस में ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये गाबा गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिलीज होता है। और ये इट इज़ कंसर्न्ड विद इनहिबिटरी फंक्शंस। मैंने बात की थी अभी एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी फंक्शंस की। इनहिबिटरी फंक्शन का मतलब कोई भी न्यूरॉन इनहिबिट हो रही है, वो अपनी सिग्नलिंग या अपने जो उसका फंक्शन है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने, नर्व इम्पल्स जनरेट करना, उसको ये इनहिबिट करती है। तो एक तरह से ये जो रिसेप्टर है, ये जो गाबा रिसेप्टर है और जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक इनहिबिटरी मॉलिक्यूल है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो अब होता क्या है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर और ये रिसेप्टर। जो जैसे ही हमने यहाँ पे ये एक सड़ी मतलब न्यूरॉन्स ली है, एक बहुत रत्ती सा रफ सा डायग्राम है एंड दिस इज अनदर न्यूरॉन। तो यहाँ पर ये गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये एक न्यूरॉन रिलीज करती है गाबा और ये यहाँ पे बाइंड करता है, ये रेड से मैं छोटा सा दिखाया हूँ मैं। एंड ये बॉन्ड कर यहाँ पे लाइगेंड मॉलिक्यूल गाबा न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है, रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है, तो इनहिबिट करता है न्यूरॉन को। ये न्यूरॉन को इनहिबिट कर देता है, न्यूरॉन अपनी सिग्नलिंग जो नर्व इम्पल्स है वहीं पे ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। सो अब ये कैसे वर्क करता है, तो जो ये न्यूरॉन हमने यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से इसको दिखाया है, ये लो, ये एक न्यूरॉन है, ये यहाँ पर अपने गाबा रिलीज कर रही है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। इसके रिसेप्टर जो आगे के न्यूरॉन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये रिसेप्टर बेसिकली आयन चैनल, ये दो तरह से वर्क करता है। ये जो रिसेप्टर है ये दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, या तो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर है या फिर जीपीसीआर है।
तो अगर पहले हम बात करेंगे आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर की, एंड नंबर 2 पर हम बात करेंगे GPCR की। तो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर हैं जो वो फंक्शन करते हैं सबसे पहले जब उनमें ये गाबा मॉलिक्यूल या न्यूरोट्रांसमीटर ये बाइंड करता है, तो ये आयन चैनल कैल्शियम आयन चैनल होते हैं, ये खुल जाते हैं। तो साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल कम रहता है, मैंने आपसे बताया था। और एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, क्लोराइड आयंस का। सो जो साइटोसोलिक क्लोराइड आयन का लेवल कम रहता है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर क्लोराइड आयन का लेवल वो ज़्यादा रहता है। सो जब ये आयन चैनल खुल जाता है तो क्लोराइड आयन बाहर से अंदर आने लगते हैं। तो सेल में पहले निगेटिव चार्ज कुछ रहता है, जो इसका रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो लगभग -70 होता है। फिर क्या हो, जब इसमें खूब सारे क्लोराइड आयन बाहर से अंदर की ओर एंटर करने लगते हैं, तो मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज होता है। सेल हाइपर पोलराइज होने लगती है, सेल का नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है। -70 से -90 -100 सेल का नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है तो एक थ्रेशोल्ड को पार ही कभी नहीं कर पाएगी। जो सेल की एक थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कभी पार नहीं हो पाती है, वो पॉजिटिव वैल्यू वो भी क्रॉस नहीं हो पाएगी, और कोई भी एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं होगा। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो सेल इलेक्ट्रिकली इनहिबिट हो जाएगी। सो यहाँ पे सेल बिकम मोर नेगेटिवली चार्ज्ड। सेल जब बाहर से नेगेटिव चार्ज आयंस एनायंस अंदर आएंगे सेल में, तो सेल नेगेटिव चार्ज होगी एंड इट बिकम्स हाइपर पोलराइज्ड। ये हाइपर पोलराइज हो जाती है और इलेक्ट्रिकली इनहिबिटेड, ये इलेक्ट्रिकली इनहिबिट हो जाती है। सो ये जो गाबा रिसेप्टर हैं, गाबा गाबा रिसेप्टर पे जब ये गाबा न्यूरॉन ट्रांसमीटर बाइंड करता है तो सेल इलेक्ट्रिकली इनहिबिट होती है। और इनहिबिशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जब पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का इनहिबिशन होता है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, नो न्यूरल कम्युनिकेशन, और इससे कोई भी न्यूरल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अब जैसे कोई यहाँ पर रेड से मैं दिखा रहा हूँ, ये एक नर्व इम्पल्स है, ये ऐसे मैं इमेजिनरी बना रहा हूँ, ये यहाँ पे आ रही थी। तो पहले नर्व की सिग्नलिंग क्या होती, जैसे यहाँ पे कोई दूसरी न्यूरॉन है तो ऐसे ही आती रहती है। बट अब क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे ये ब्लॉक हो गई, इसके बाद ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगी नर्व इम्पल्स, तो यहीं पे इनहिबिट हो जाएगी। तो इसे कहते हैं इनहिबिटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये जो गाबा है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये क्या करता है, सेल को हाइपरपोलराइज्ड कर देता है और इससे सेल इलेक्ट्रिकली इनहिबिट हो जाती है, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन नो न्यूरल कम्युनिकेशन। सो दूसरी मैकेनिज्म है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। सो जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है, जब गाबा मॉलिक्यूल गाबा न्यूरोट्रांसमीटर ये बाइंड करता है, इसके दूसरे तरह के रिसेप्टर होते हैं, GPCR रिसेप्टर होते हैं। तो GPCR पे बाइंड करता है तो जी इनहिबिटरी सिस्टम पर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जी इनहिबिटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट हो रहा था, एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट होता है जी इनहिबिटरी सिस्टम में। सो जी इनहिबिटरी सिस्टम में जो जी अल्फा प्रोटीन है, जब वो इनहिबिट करती थी, एलोस्टेरिकली इनहिबिट करती थी एडिनाइल साइक्लेज को, और जब डिटैच होती थी बीटा एंड गामा कॉम्प्लेक्स से, तो बीटा और गामा पोटेशियम चैनल को पर बाइंड करते थे, हमने पढ़ा था। पोटेशियम चैनल पर बाइंड करते थे और लाइगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल को खोल देते थे। पोटेशियम चैनल जब खुल जाता था, बहुत सारा पोटेशियम ज़्यादा होता है कि कैटायन जितने भी होते हैं उनमें से सिर्फ कैल्शियम उनमें से कैल्शियम, जैसे एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, इन सब का एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल ज़्यादा रहता है, एंड ओनली कैल्शियम, सिर्फ पोटेशियम का लेवल सेल में ज़्यादा रहता है। यहाँ गलत हो रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट में इसको बता दूँ, फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगी, लिख लो। सेल के अंदर पोटेशियम, के से बार बार कैल्शियम हो रहा है मेरा, सेल के अंदर पोटेशियम इनफ में प्रेजेंट है, एक्सेस में, और सेल के बाहर कैल्शियम, सोडियम, Na+, ये एक्सेस में प्रेजेंट है। सो सेल के बाहर
पोटेशियम, सेल के अंदर पोटेशियम एंड सेल के बाहर कैल्शियम एंड सोडियम का लेवल ज़्यादा है। और जो इलेक्ट्रिकल जो निगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो सेल के अंदर एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं और सेल के बाहर लेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। सेल के बाहर लेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो सेल का अल्टीमेटली मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है और न्यूरॉन के केसेस में -70 मिली वोल्ट होता है, -70 मिली वोल्ट। सो जो पोटेशियम कंसंट्रेशन है वो सेल में वो ज़्यादा होता है। तो जब ये बीटा एंड गामा सब यूनिट बाइंड करती है पोटेशियम चैनल से, तो अल्फ़ा प्रोटीन डिटैच होती है बीटा एंड गामा कॉम्प्लेक्स से, वो बाइंड करती है एडेनाइल साइक्लेज पर और उसको इनहिबिट करती है। और जो बीटा एंड गामा सब यूनिट है ये बाइंड करती है पोटेशियम चैनल पर और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है। सो पोटेशियम डाउनहिल मूवमेंट करता है तो साइटोसॉल से पोटेशियम बाहर आता है। तो पोटेशियम जब बाहर आने लगेगा तो पोटेशियम इफ्लक्स होगा, पॉजिटिव चार्ज और कम हो रहा है। सेल में पहले निगेटिव चार्ज था, अब पॉजिटिव चार्ज और निकल रहा है। तो अल्टीमेटली इसमें भी सेल में इलेक्ट्रोनिगेटिव सेल होने लगेगी और सेल भी हाइपर पोलराइज हो जाएगा, उसका निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड इट विल इलेक्ट्रिकल इनिबिशन ऑफ सेल। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इनिबिशन हो रहा था सेल का, वैसे वहाँ पर भी। यहाँ पर इनिबिशन कैसे हो रहा था, यहाँ पर क्लोराइड चैनल ओपन हो रहा था और क्लोराइड आयंस अंदर आ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेशियम बाहर जा रहे हैं। ये आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर है, ये GPCR है। तो गाबा के दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक होते हैं आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, दूसरे होते हैं। अल्टीमेटली दोनों रिजल्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिकल इनिबिशन एंड अल्टीमेटली नो न्यूरल कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है। तो अब हमने बात करेंगे कुछ ड्रग्स की। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे बेंजोडाइजेपिन और बारबिचुरेट्स, ये एगोनिस्ट ड्रग हैं। ये इसकी फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करते हैं। एगोनिस्ट मतलब जो ड्रग बाइंड करता है सेम फंक्शन करना। तो ये गाबा मॉलिक्यूल्स को, गाबा की ये एगोनिस्ट ड्रग है, ये सिमिलर टू गाबा इनका एक्शन होता है और इनको इंक्रीज करते हैं उसके रेट को। तो जैसे बेंजोडाइजेपिन, बारबिचुरेट्स, जब ये इनको हम इंजेक्ट करते हैं, इनको हम किसी एनिमल में या ह्यूमंस में हम इंजेक्ट करते हैं तो ये बाइंड करते हैं यहाँ क्लोराइड चैनल पे, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर पे, एंड बाइंड करके सेल को इलेक्ट्रिकली इनहिबिट कर देते हैं और न्यूरल कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देते हैं, न्यूरल कम्युनिकेशन रुक जाता है। तो ये वही ड्रग्स हैं जो सेडेटिव्स होते हैं, जो कई बार बेहोश कर दिए जाते हैं। और बारबिचुरेट्स ये वही ड्रग्स होते हैं जो कई बार आदमी को देने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो इन ड्रग्स को ये गाबा के और ये दूसरे कुछ तरह के ड्रग होते हैं। ये जो ड्रग्स थे, ये बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन, ये आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर पे वर्क कर रहे थे आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर पे। और जो दूसरे तरह के ड्रग्स हैं वो वर्क करेंगे ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जो गाबा का GPCR सिस्टम है उस पर। तो उनके नाम क्या हैं, ये गाबा रिसेप्टर जो स्टिमुलेट, बैकुलोफेन वो रिसेप्टर है जो गाबा के को जैसे गाबा का वर्क करता है तो उसी तरह वर्क करता है। तो ये एगोनिस्ट है, ये इस रिसेप्टर की वर्किंग को इम्प्रूव कर रहा था, वर्किंग को बढ़ा रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो एक एगोनिस्ट है बैकुलोफेन एगोनिस्ट है। तो बैकुलोफेन क्या रिजल्ट करेगा, ये भी सेल को इलेक्ट्रिकली इनहिबिट करेगा, सेल को न्यूरल कम्युनिकेशन को ये भी बंद करेगा, ब्लॉक करेगा। एंड साइक्लोफेन ये इनहिबिट करता है, साइक्लोफेन ये इनहिबिट करता है, ये एक एंटागोनिस्ट है। तो ये जो वर्क यहाँ पे गाबा कर रहा था ये उसके अपोजिट वर्क करेगा। ये इस रिसेप्टर पर बाइंड करके इसकी एक्टिविटी को, जिसकी जो सिग्नलिंग हो रही थी उसको ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे जब ब्लॉक करेगा तो ये मेम्ब्रेन सेल हाइपरपोलराइज नहीं होगी, सेल डीपोलराइज हो जाएगी, तो न्यूरल कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक एंटागोनिस्ट है। तो एगोनिस्ट वो हैं जो नेचुरल के जिस भी न्यूरोट्रांसमीटर के एगोनिस्ट होते हैं वो उसके सिमिलर वर्क करते हैं, उसकी वर्किंग को इंक्रीज करते हैं, जबकि एंटागोनिस्ट उसके अपोजिट फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा जो बेंजोडाइजेपिन
और बार्बिचुरेट्स हैं, ये एगोनिस्ट, ये न्यूरल कम्युनिकेशन को अल्टीमेटली ब्लॉक आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर पे बाइंड करके न्यूरल कम्युनिकेशन को ये ब्लॉक करते हैं। और जो दूसरे तरह के हमने पढ़े एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट गाबा रिसेप्टर के। ये एगोनिस्ट है, ये न्यूरल कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता है जीपीसीआर पे बाइंड करके, और एंटागोनिस्ट हो न्यूरल कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखता है जीपीसीआर इनके इनहिबिटरी पाथवे को ब्लॉक करके। सो साइक्लोफेन एंड बैक्लोफेन ये दो ड्रग्स हैं। सो जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बहुत कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल के इनहिबिशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाबा ट्रांसमीटर हमने पढ़ा, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनहिबिट करता है सिग्नलिंग को। तो हमने अब यहाँ तक बात की। तो ये वाला लेक्चर था, ये क्लिनिकली ओरिएंटेड था, थोड़ा सा मेडिसिनल ओरिएंटेड था। ये फार्मास्यूटिकल्स के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ICMR JRF के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मेरे पहले GPCR वाले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ नहीं आएगा। आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे मैंने बीटा एंड गामा वाली बात बताई, सो आप वहाँ से दोनों लेक्चर्स हो जाएगा। गाबा का प्लांट्स में भी फंक्शन होता है, उसको भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। गाबा जब प्लांट में सेनिसेंस होता है, सो जो वहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए, उनका दोबारा से प्लांट में दोबारा यूज करने के लिए वहाँ पे गाबा की सिग्नलिंग होती है। तो गाबा एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड है, ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। और यहाँ जो मैमेलियन होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और जो प्लांट में भी ये सिग्नलिंग में हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पे गाबा की बात की, और उसके पहले कुछ एगोनिस्ट ड्रग्स की और एंटागोनिस्ट ड्रग्स की, पार्किंसन डिजीज़ की बात की। पार्किंसन डिजीज़ में ये जाना हमने कि न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज़ होती है, इसमें जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होती हैं उनका डिजेनरेशन होता है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इसी तरह के एंटागोनिस्ट की, और थोड़ा छोटी वीडियो होगी, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर हैं उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी सजेशन हो हमको बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लेक्चर देखें। और अगर आपको मेरा लेक्चर स्लो लगता है तो आप इसे 2x या 1.5x पर देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। और आपको कोई भी सजेशन हो तो हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।